हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू आवर चैनल फंडामेंटल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में और उनके फैक्टर्स यानी किन फैक्टर पे इवेपोरेशन का रेट डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है कि द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब जब कभी भी एक लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा होता है तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। बट बॉइलिंग में भी तो लिक्विड से गैस में ही चेंज होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब कभी भी इवेपोरेशन होता है तो वहाँ जरूरी नहीं है कि जो आपका टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट ही होना चाहिए, वो उससे कम भी हो तो चलेगा। कहने का मतलब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे जानते हैं कि हमें 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए ही होता है। जब कभी 100 डिग्री सेल्सियस आता है तभी बॉयल होता है, मतलब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। बट इवेपोरेशन में ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे बोल सकते हैं? आइए कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम लोग कपड़ा धोकर टांग देते हैं और फिर वो कुछ देर बाद सूख जाता है। सो क्या आप ऑब्जर्व किए हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्या जो गर्मी के समय अगर गर्मी का समय है तो कपड़ा सूखता है, तो क्या जो टेम्परेचर मैक्सिमम से मैक्सिमम मान सकते हैं 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, कितना भी पीक गर्मी हुआ 50 हो सकता है, 51 हो सकता है। क्या 100 पॉसिबल है? नहीं ना, फिर भी तो कपड़ा सूख जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, क्लाउड कैसे बनता है? कैसे? समुद्र का जो पानी है वो पानी क्या होता है? मतलब इवेपोरेट होता है, बेसिकली लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और धीरे धीरे गैस जाता है, कंडेंस होकर क्लाउड बना देता है। अगेन, क्या यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था? नहीं था, फिर भी तो आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरह सॉल्ट जो फॉर्म करता है, कैसे? समुद्र का पानी जब होता है वो इवेपोरेट होता है, मतलब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी फेस चेंज कर रहा है। अगेन जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर आपका 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज नॉट 100 डिग्री सेल्सियस, विच इज द की फीचर फॉर ए बॉइलिंग पॉइंट, एंड तभी वो बॉयल होता है, इसलिए उसको बॉइलिंग बोलते हैं। सो क्या मिला मीनिंग? इवेपोरेशन जो होता है वो लिक्विड से गैस में तो हो रहा है जस्ट लाइक बॉइलिंग, बट यहाँ टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला जरूरी नहीं है, बिलो हो सकता है। इसलिए कह रहा है कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर कैन इवन अकर इवन एट रूम टेम्परेचर। सो ऐसा क्यों होता है? चलिए उस फिनोमेना को हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक पानी का ग्लास है। यहाँ पे हम लोग दो नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एक कॉन्सेप्ट है सरफेस, एक होता है बल्क। ठीक है, देखिए क्या होता है। ये जो पानी का ग्लास देख रहे हैं जिसमें पानी रखा हुआ है, यहाँ पे पानी का दो तरह का नेचर है। कैसे? देखिए, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। ये जो पानी का पार्टिकल्स है, यहाँ जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल मान लेते इधर है। अभी क्या है, ये हर तरफ पानी है, पार्टिकल्स, ये जो नीचे जो पानी है उसको पार्टिकल्स हर तरफ है, और सेम पार्टिकल आपका सरफेस पे भी है। ठीक है, तो जो पार्टिकल सरफेस पे है उसमें और जो पार्टिकल नीचे है जिसको हम लोग बल्क बोलते हैं, इसको बल्क बोले, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखो, इसको ऐसे समझ लो। इस पार्टिकल को मान लो एक आदमी है, अभी ये इधर इस पड़ोसी से मिलने गया, उसका अपना आदमी मिला पड़ोसी, इसको भी सिमिलर आदमी मिला पड़ोसी, इसको भी सिमिलर ही आदमी मिला पड़ोसी, नीचे भी मिलने गया तो भाई उसका ही पड़ोसी, उसी का रिश्तेदार मिला। लेकिन जो सरफेस पे है उसके बाएं भी वही उसका पड़ोसी मिला, दाएं भी वही पड़ोसी मिला, नीचे भी वही पड़ोसी मिला। बट ऊपर जाओ, ऊपर सेम पड़ोसी नहीं हो, ऊपर दूसरा पड़ोसी है। क्या है? ऊपर पानी नहीं है, ऊपर गैस है, गैस का पार्टिकल्स है, और नीचे सब पानी का पार्टिकल है। इस हिसाब से जो सरफेस का जो पार्टिकल है वो अलग ही नेचर है, अलग ही एटमॉस्फेयर में जी रहा है। मतलब एक तरफ उसको पानी, एक तरफ उसको हवा का यानी गैस पार्टिकल्स मिल रहा है, नीचे पानी का पार्टिकल्स मिल रहा है, और नीचे वाला जो बल्क वाला है इसको हर तरफ पानी वाला पार्टिकल्स मिल रहा है। इस कारण क्या होता है, जो बल्क का जो पार्टिकल्स होता है, जैसे ये वाला जो पार्टिकल होता है, इधर का जो पार्टिकल्स होता है उसका काइनेटिक एनर्जी जो होता है, और जो सरफेस वाले जो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। और डिफरेंस ये होता है कि जो सरफेस वाला पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू नीचे वाला पार्टिकल से। ठीक है, इसको हम लोग इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा इमेज मिला पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से। तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ जो बॉइलिंग वाला, पहले इसको देख लेते हैं। बॉइलिंग वाला में क्या है, देखो सारा पार्टिकल्स, ये बल्क वाला, ये जो भी दे रखा है समझो ये यहाँ नीचे वाला बल्क वाला है। देखो सब कैसे है, एक ही तरह हिल डुल रहा है। और ये जो सरफेस वाला पार्टिकल, ये समझो ये सरफेस वाला है। देखो सरफेस वाला पार्टिकल क्या है, ऊपर ऊपर भाग रहा है। और अगेन नीचे का पार्टिकल देखो, अगेन ये बल्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे वाला पार्टिकल खुशहाल है, अपने ही पड़ोसी भाई बंधु से मिल रहा है। बट ऊपर वाला जो पार्टिकल है देखो हवा में भी उड़ गया। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो सरफेस का जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। यही कारण होता है, जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है
तो वो इवेपोरेशन ईजिली कर पाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको याद है, हम लोग जब पढ़े थे लैटेंट हीट में और फेज चेंज ऑफ मैटर में भी, तो हम लोग सीखे थे जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ने का रीज़न क्या होता है? क्योंकि पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक है। सो हम लोग देखे थे बॉइलिंग में, जब कभी भी हम लोग हीट करते करते पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होता है। एक ऐसा पॉइंट आता था कि अब वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी ले लेता था, अब उसको फर्दर हीट कर रहे होते थे तब वो फेज चेंज कर रहा होता है। बट सिंस सरफेस का जो पार्टिकल है इसका ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी पहले से ज्यादा है कंपेयर टू द बल्क वन, इस हिसाब से इसको बस थोड़ा सा और हीट की जरूरत पड़ेगी और वो क्या करेगा, अपने बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब नीचे वाला जो उसका पड़ोसी है, दाएं वाला पड़ोसी है, बाएं वाला पड़ोसी है, उसको छोड़ के वो इजिली ऊपर इवेपोरेट होकर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो पाया? क्योंकि इसके पास वो पहले से वो काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, मतलब इसके पास वो मैजिक पहले से है जो कि हम इधर इसको दे रहे हैं नीचे वाले पार्टिकल्स को। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये आ जाती है कि सरफेस वाला जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही क्यों होता है बल्क से? ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। चलिए इस चीज को आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझते हैं। जो बल्क वाला पार्टिकल है, हम लोग अभी जस्ट देखे बल्क वाला पार्टिकल को क्या है, इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ वही पार्टिकल है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होता है वो सिमिलर फोर्स है, तो नेट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेता है। ये जो बाएं वाला है ये दाएं को कैंसिल कर रहा है, ऊपर वाला है नीचे को कैंसिल कर रहा है। बट जो सरफेस वाला पार्टिकल है, अगर हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, सरफेस के बाएं वाला पार्टिकल और दाएं वाला पार्टिकल सेम पड़ोसी है, पानी वाला। नीचे का जो पार्टिकल है वो पानी है, बट ऊपर जो है वो हवा है, गैस है। तो यहाँ का जो फोर्स है ये अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। कैसे बोल सकते हैं? याद करो, हम लोग जब पढ़े थे सॉलिड लिक्विड गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम लोग जानते थे सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं देन लिक्विड और देन इन गैस। तो सिंस ऊपर गैस है और नीचे लिक्विड है, तो जितना फोर्स से ये अपने तरफ खींच रहा होगा इस पार्टिकल को, और नीचे वाला पार्टिकल जितना फोर्स से इसको खींच रहा होगा, दोनों में डिफरेंस हो गया। इस हिसाब से ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। और हम लोग जानते हैं जब कभी भी अनबैलेंस्ड फोर्स होता है उसके कारण उसके पास एनर्जी ज्यादा होता है। कैसे बोल सकते हैं? अगेन, अब इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इमेजिन करो सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है, बड़ा सा ब्लॉक, ये आपका फिजिक्स का पार्ट हो गया। इस ब्लॉक को आप धक्का दे रहे हैं, तो एक केस ऐसा है कि जब आप धक्का दे रहे हैं तो ब्लॉक नहीं हिल रहा है, मतलब जितना फ्रिक्शन एनर्जी, जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन एनर्जी से ये आपको रोक के रखा है। बट सेकंड केस में क्या है, ये ब्लॉक जो है आपके धक्का देने से मूव कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ अनबैलेंस्ड फोर्स था, मतलब जितना आप फोर्स लगा रहे थे फ्रिक्शन उतना फोर्स नहीं लगा पाया, इस कारण से ये ब्लॉक मूव कर पाया। तो ये कैसा फोर्स हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ कैसा था? बैलेंस्ड फोर्स है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सरफेस वाला जो पार्टिकल है वहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। अनबैलेंस्ड फोर्स लगने के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण उसको कम टेम्परेचर यानी कम हीट करके ही वो इजिली इवेपोरेट कर पा रहा है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना क्यों है और बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना क्यों है। सो इसी चीज को यहाँ पे समराइज कर रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन, और ये आपका बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या होता है? बॉइलिंग जो होता है वो आपका सरफेस फेनोमेना बल्क फेनोमेना होता है, और इवेपोरेशन आपका सरफेस फेनोमेना। कैसे याद रख सकते हैं? बी से बॉइलिंग, बी से बल्क, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होता है आपका फैक्टर्स, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? टोटल 4 फैक्टर होते हैं, एक तरह टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। आइए एक एक करके देखते हैं। हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले देखे कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। सो ऑब्वियस सी बात है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा इजिली इवेपोरेट होगा, मतलब इजिली वो लिक्विड से गैस में जाएगा। हेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग अभी तक वही पढ़ते आ रहे हैं। जब भी हम लोग टॉपिक पढ़े, लैटेंट हीट हुआ, फेज चेंज हुआ, हर जगह इसी चीज को समझे, काइनेटिक एनर्जी। सेकंड केस है सरफेस एरिया। अब क्या होता है, जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है। बेस्ट एग्जांपल हमारे डेली लाइफ का इमेजिन कीजिए, जब आप कप में चाय पी रहे होते हैं या दूध पी रहे होते हैं और वो जब गर्म रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंटली हम लोग उसको एक बड़े से कटोरे में या बर्तन में ढार देते हैं और फिर उसको पीते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी ठंडा हो जाए। अगेन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बड़ा सा एरिया लेने का मतलब बड़ा सा सरफेस एरिया, यानी मान लेते इतने दूर में अगर 10 पार्टिकल है, इतने दूर में से फॉर हाइपोथेटिकली 20 पार्टिकल हो गए, और जितने ज्यादा सरफेस पर पार्टिकल हो गए उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा।
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इवेपोरेशन में सरफेस वाले पार्टिकल ही पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि बल्क वाले। इस हिसाब से सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है ह्यूमिडिटी वाला। इसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में कितने वाटर वेपर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर को देख पा रहे हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे एक हम लोग फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी निकालते हैं और थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ देर बाद जो ग्लास के बाहर वाला जो सरफेस है उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स बनने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है। एंड एक डिस्क्लेमर, ये चीज हम लोग प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं फेज चेंज में। आई रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो जाके देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है, तो वहां पे हम बहुत ही और ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए, तो यहाँ जस्ट बता दे रहे हैं, देखिए फिर भी। होता क्या है, जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर में गैस मॉलिक्यूल्स होता है वो सिंस गर्म रहता है, और ये जो सरफेस है पानी का ये ठंडा रहता है। जब गर्म इस ठंडे के कांटेक्ट में आता है तो ये धीरे धीरे गर्म वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, वो अपना एनर्जी लूज कर देता है, और लूज कर देने के कारण क्या होता है, वो कंडेंस हो जाता है। इस हिसाब से यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाता है। यही इससे हम लोग फील कर सकते हैं कि ये ह्यूमिडिटी है। हम लोग अभी टॉपिक पाएंगे कि ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल कर रहा है रेट ऑफ इवेपोरेशन को, बट पहले हम लोग समझे तो सही ह्यूमिडिटी होता क्या है। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि जब कभी ऐसा गर्मी होता है जिसमें हम लोग जनरली हम लोग मुंह से निकलता है, यार आज बहुत उमस है, बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत चिपचिप वाली गर्मी है, यानी हम लोग का बॉडी से पसीना नहीं निकल रहा। तो अगेन इससे भी आप समझिए ह्यूमिडिटी। अब समझते हैं ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल करता है। बेसिकली हम लोग क्या देखें, ह्यूमिडिटी कुछ नहीं, एक वाटर वेपर मॉलिक्यूल यानी गैस मॉलिक्यूल है जो कि एयर में प्रेजेंट है। अभी क्या है, सिंस एयर में अगर गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इवेपोरेशन में क्या होता है, एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, मतलब ये कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है ना, ये यहां से निकलकर एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो इसके लिए रहने के लिए जगह होगा तभी तो जा पाएगा ना। जस्ट लाइक से फॉर एक रूम में एक बेड लगा, उस पर 2 ही लोग सो सकते हैं, और तुम तीसरे आदमी गए, जगह रहेगा तभी तुम उस बेड पर जा सकते हो, जगह ही नहीं तो कैसे जाओगे। सिमिलरली एटमॉस्फेयर में अगर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स पहले से प्रेजेंट है, तो ये कैसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए कहते हैं जब ह्यूमिड डे होता है, मतलब पहले से एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो पानी जो होता है वो ज्यादा इवेपोरेट नहीं कर पाता, यानी लिक्विड से गैस में नहीं कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसके लिए जाने के लिए जगह ही नहीं है। यही रीजन है हमारे बॉडी से पसीना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बाहर इतना सारा वाटर वेपर है, तो जो हमारे बॉडी से जो पसीना होता है वो नहीं निकल पाता है। क्यों? क्योंकि गैस बन के वो जाएगा कहाँ, जगह ही नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। जब कभी भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है विंड स्पीड। ये आपको आई होप ये बहुत ईजी है समझना। अभी हम लोग क्या देखें, ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी से हम लोग सीखे कि एटमॉस्फेयर में जो गैस मॉलिक्यूल रहता है, और हम ये भी जाने कि इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस में जाता है। इमेजिन करो जब लिक्विड से गैस में चला गया और तुम ऐसे हवा बहा दिए, तो ये हवा क्या किया, इस गैस मॉलिक्यूल को लेकर चला गया। इसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे स्पेस खाली हो गया। अब लिक्विड क्या करेगा, फिर से इवेपोरेट करके उस स्पेस को भरने के लिए कोशिश करेगा। जस्ट लाइक मान लो यहाँ पे 100 आदमी है और इधर भी 100 आदमी है, या फिर इसको छोड़ो, ऐसे समझो तुम खाना खा रहे हो, मम्मी रोटी बना के दे रही है, तुम अभी स्टार्ट नहीं किए हो। तुम जब रोटी खाओगे तभी तो मम्मी रोटी बना के और देगी। जब रोटी तुम्हारे प्लेट में पड़ा ही रहा है तो मम्मी और रोटी क्यों बनाएगी। सिमिलरली जब गैस मॉलिक्यूल यहाँ से हवा उड़ा के ले ही गया, तभी तो वो जगह खाली हो गया, फिर भरने के लिए लिक्विड और इवेपोरेट करेगा, और गैस बनेगा, और इवेपोरेट का और गैस बनेगा। इसलिए कहा गया है कि जब विंडी डे होता है तो उस केस में इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है, यानी मोर विंड सो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यही रीजन है कि कभी आप ऑब्जर्व किए होंगे, जब कभी भी धूप नहीं निकला रहता लेकिन हवा चल रहा होता है, फिर भी हमारा कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आया। अभी तक हम लोग क्या देखें कि इवेपोरेशन क्या होता है और उनके फैक्टर्स क्या होते हैं। ये वीडियो ऑलरेडी 14 मिनट्स का हो गया, तो हम इसको यहीं पे रोकते हैं, नहीं चाहेंगे कि और ये लंबा जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, और आपके लिए होमवर्क भी है कि आप इसको सॉल्व करके आइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।